प्रीवियस क्लास हम लोग ये सारे फॉर्मूला देखे थे। जो रेगुलर फॉर्मूला है सबको सबकी जुबान पे हरदम अवेलेबल रहता है। v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, ये वगैरह सबको मालूम है। थोड़ा सा जो टिपिकल है जो फॉर्मूले वो ऐसे हैं। डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ऑफ मोशन, कोई चीज़ मूव कर रहा है nth सेकेंड में कितना दूर जाएगा। nth सेकेंड मान लो कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है 5 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, वो आता है आपको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, टी की जगह 5 डाल देंगे। 5th सेकेंड में कितना दूर जाएगा, 5th सेकेंड में कितना दूर जाएगा, तो आप देखेंगे कि 5 सेकेंड में कितना दूर गया माइनस 4 सेकेंड में कितना दूर गया, जो डिफरेंस बच गया दैट इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकेंड ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकेंड ऑफ मोशन, तो निकालने का तरीका क्या हुआ, nth सेकेंड में क्या मोशन, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। 5th सेकेंड में n की जगह 5 डालो। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन along straight line के लिए। For uniform acceleration motion along straight line, average velocity in general is given by total displacement by total time, but uniform acceleration motion along straight line होगा तो it is v1 plus v2 by 2। मतलब अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है और यहाँ पे उसका वेलोसिटी v1 था और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी v2 हो गया था क्योंकि एक्सीलरेशन था, तो ये दोनों टाइम के बीच में जो मोशन हुआ उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कितना होगा, निकालोगे तो इट विल बी कमिंग v1 प्लस v2 by 2। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए कि अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है विथ सम वेलोसिटी u एंड मूव करता है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, पहला t सेकेंड में गया x1 डिस्टेंस, नेक्स्ट t सेकेंड में गया x2 डिस्टेंस, नेक्स्ट t सेकेंड में गया x3 डिस्टेंस, तो ये x1 x2 x3 में क्या रिलेशन है। u का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 0 हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो रिलेशन है x1 x2 x3, ये सबके बीच में ये रिलेशन कायम रहता है। x2 माइनस x1 इज x3 माइनस x2 इज सेम एज x4 माइनस x3। कहने का मतलब है x1 x2 x3 इनके बीच में कॉमन डिफरेंस रहता है, दैट मीन्स दे आर ऑल इन AP में रहते हैं। और बाई चांस अगर u 0 हो गया तो ये रिलेशन तो कायम है ही है, उसके साथ ये भी काम में आ जाता है। कौन, x1 is to x2 is to x3 is to x4 एंड सो ऑन। वो कौन से रेशियो में होते हैं, ये जितना होगा ये उसका 3 गुना होगा, ये जितना होगा ये उसका 5 गुना होगा, 1 is to 3 is to 5 7 9 ऐसे करके आता है। ठीक है, ये हम लोग सारे फॉर्मूला देख चुके हैं और भी टाइम को लेकर रिलेशन से फिलहाल उसके लिए हम बदल नहीं करेंगे। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ आप बताना तुरंत। ठीक है। सपोज ए पार्टिकल मूविंग अलोंग a straight line with constant acceleration, travels travels 30 meter in first 2 seconds and 45 meter in next 2 seconds and overall average velocity in 60 seconds। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आया है मैं बताता हूँ। पहला हुआ कि हमें देखना है कि ये जो पार्टिकल है इसका पहला 2 सेकंड में कितना दूर गया है, 30 मीटर गया है। पहला 2 सेकंड में 30 मीटर गया है, अगला 2 सेकंड में गया है 45 मीटर। सोचो क्या ये पहला 2 सेकंड अगला 2 सेकंड आर दे इन द रेशियो ऑफ 1:3, मतलब पहला में 30
और दूसरा 2 सेकंड में अगर 90 गया होता, 90 मीटर, तो 1:3 रेशियो में होता। मतलब क्या ये पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है? ये क्वेश्चन भी आया है। इतना दे देगा। मैं यहाँ पर पूछा हूँ फाइंड ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी इन 6 सेकंड्स। वो पूछेगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट 0। तो क्या कहेंगे? इनिशियल पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर 0 होता, पहला 2 सेकंड में 30 मीटर जाता, तो अगला 2 सेकंड में 90 मीटर जाता। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि अगर वो पार्टिकल चलना शुरू किया है और इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है, तो पहला 2 सेकंड में अगर 30 मीटर गया, तो अगला 2 सेकंड में कुछ डिस्टेंस जाएगा। कितना? वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 45 मीटर। और उसके अगले 2 सेकंड में हम जानते हैं कि द डिस्टेंसेस मूव्ड इन कॉन्जिक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इन एपी। एपी में है, मतलब द डिफरेंस विल बी सेम इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स। ये डिफरेंस था 15 का, तो और 15 जोड़ दो, ये बनेगा 45 प्लस 15 दैट इज 60 मीटर्स। इसका मतलब हुआ कि पूछा है एवरेज वेलोसिटी इन 6 सेकंड्स। पहला 2 सेकंड में 30, अगला 2 सेकंड में 45, अगला 2 सेकंड में 60 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30 प्लस 45 प्लस 60। टोटल टाइम दिया है 6 सेकंड्स। ये कितना हो गया? 135 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इज 135 मीटर गया है 6 सेकंड, जो भी आया दिस मच मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 35/3 11.666 मीटर पर सेकंड। इट इज कमिंग आउट टू बी 11.667 मीटर पर सेकंड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला का समझ के लिए मैं ये चीज बताया। हाँ, कितना हो रहा है? 35 हो गया, तो सॉरी ये गड़बड़ हो गया क्या? 35 इंटू 3 और गड़बड़ हो गया। कितना हो जाएगा ये? 20। हाँ, मैं थोड़ा वीक है। आप निकाल। मैं क्यों अपना दिमाग का बैटरी खत्म करूँ? कुछ भी सोचने से थोड़ा थोड़ा बैटरी खत्म हो जाता है। सो यू अंडरस्टैंड इट इज 135/6। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है। ए ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, reaches a lamppost with speed 6 meter per second, and after 10 seconds it leaves the post with 10 meter per second. Find length of train. ये आपका अफसर भी आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा था। वहाँ पर मैं टाइम दे दिया हूँ, लेंथ पूछा हूँ, वहाँ पर लेंथ दिया था, टाइम पूछ रहा था तुम्हारे डाउट में। नहीं, अभी कोई लैंप पोस्ट है और कोई ट्रेन है। ये ट्रेन जब आया इसके पास, जब वो पहुंचा, कितने वेलोसिटी में पहुंचा? 6 मीटर पर सेकंड में, और कुछ समय के बाद क्रॉस कर गया। जब वो क्रॉस कर गया, लैंप पोस्ट को छोड़ के गया, क्या स्पीड में? 10 मीटर पर सेकंड में। मतलब ट्रेन इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया, तो हम कहेंगे वो लैंप पोस्ट को पार कर गया। तो टू क्रॉस द लैंप पोस्ट ट्रेन को कितना दूर जाना पड़ेगा? जितना उसका लेंथ है। अब जब इधर गया तो उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा था। आपको पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, आपको पूछा गया लेंथ ऑफ द ट्रेन,
तो सोचो तो ये समय और ये समय के बीच में, बिटवीन दिस टू टाइम्स, ये टाइम से ये टाइम के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, टोटल टाइम कितना लगा है, टाइम तो मालूम, हाँ टाइम दिया है, कितने समय में क्रॉस किया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड्स। और क्या आपको एवरेज वेलोसिटी भी मालूम है? यस, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, 6 प्लस 10/2 हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड उसका एवरेज वेलोसिटी था 8 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 8 मीटर पर सेकेंड था और स्पीड था, डिस्टेंस गया था l विथ इन ए टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स, तो आप जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी इज अदरवाइज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह वैल्यू डालिए, इट इज सेम एज l/10, मतलब l का वैल्यू कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी इंटू 10, 8 इंटू 10 इट इज 80 मीटर्स। समझ में आया क्या? तो द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 80 meters. Is that clear? Yes. बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, चलिए करिए दिस क्वेश्चन। क्या दिया है? दिया है कि a particle falls from certain height on a unknown planet। कोई अननोन प्लैनेट है, अननोन प्लैनेट मतलब g का वैल्यू मालूम नहीं है, अर्थ पे ना होता है g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अननोन प्लैनेट में मालूम नहीं। इन फर्स्ट 4 seconds it moves a distance, कितना दूर जाता है, से समथिंग लाइक 80 मीटर। ठीक है, फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड इन 12 seconds। 4 सेकंड में 80 मीटर गया। कोई पार्टिकल गिर रहा था, इट फॉल्स, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पहला 4 सेकंड में गया 80 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आप जानते हो अगला 4 सेकंड में कितना जाएगा, 1:3:5। तो इसमें कितना जाएगा, 80 into 3। You know the distances moved in consecutive equal time intervals are in the ratio 1:3:5 and 7, ऐसे करके। तो अगर पहला 4 सेकंड में गया 80, दूसरा 4 सेकंड में जाएगा 80 into 3, उसका अगला 4 सेकंड में जाएगा 80 into 5, है ना। तो 12 सेकंड में पहुंचेगा। तो डिस्टेंस मूव्ड इन 12 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यू से इट इज 80 प्लस 80 into 3 प्लस 80 into 5 इज 720 मीटर्स। तो 12 सेकंड में जाएगा 720 मीटर। समझ में आया? तो सीधे सीधे आपको ऐसे करना है, ये ओरल कैलकुलेशन से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ तो आप उससे एक्सीलरेशन निकालो, फिर 12 सेकंड में कितना दूर जाएगा वो भी निकालो, बट दैट इज नॉट ए ओरल मेथड ऑफ डूइंग। ओरली करना है तो देखो ये आसानी से बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग a straight line with constant acceleration, particle moving along a straight line with constant acceleration travels three consecutive
unequal distances, 3 consecutive unequal distances with average velocities v1, v2, v3 respectively। ये टिपिकल क्वेश्चन है, आंसर को याद रखना। फाइंड रिलेशन बिटवीन v1, v2, v3, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा सोच लो, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, फिर मैं बताता हूं। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऐसे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलिए इस पॉइंट को मानते हैं ए, ये पॉइंट को मानते हैं बी, ये पॉइंट को मानते हैं सी, और ये डिस्टेंस डी। अनइक्वल डिस्टेंसेस, 3 कंसेक्यूटिव अनइक्वल डिस्टेंसेस। ये पीरियड में उसका एवरेज वेलोसिटी v1 था, ये पीरियड में v2 था, ये पीरियड में v3 था। पूछा है v1, v2, v3 में रिलेशन बताओ, है ना। सोचिए, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है। आपका जो v1 है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगा va, यहाँ पर vb, यहाँ पर वेलोसिटी था vc, और यहाँ पर वेलोसिटी था vd। क्या आप बता सकते हो v1, va, vb, vc, vd ये सब में क्या रिलेशन है? चलिए थोड़ा एक बार लिख के देखते हैं क्या आ रहा है। What is coming v1? v1 was the average velocity within the interval when it was moving between a and b, है कि? अब a और b में जा रहा था तो v1 क्या होगा? For uniform acceleration motion, average velocity is average of the end velocity is va plus vb by 2. Similarly, what was v2? vb plus vc by 2. नहीं? अच्छा, what was v3? v3 was vc plus vd by 2. These are all typical questions. एग्जाम में आया तो सोच के करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इजी है लेकिन पहली बार दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा, करेगा भी तो 1 मिनट में करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन टिपिकल है, रेगुलर है, तो आपको इसका आंसर भी याद रखना पड़ेगा। देख लो, 3 कंसेक्यूटिव अनइक्वल डिस्टेंसेस को v1, v2, v3 एवरेज वेलोसिटी में गया। थोड़ा देखो तो क्या हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं? अच्छा, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1, v2, v3 विथ, क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है यहाँ पे, विथ ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, और फाइंड ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी वही पूछ लेते तो शायद अच्छा होता। रिलेशन की जगह ऐसे करते हैं, फाइंड ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, फाइंड ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कॉल इट vo। ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अब हमें v1, v2, v3, vo में रिलेशन निकालना है। दिया क्या है? सिर्फ v1, v2, v3, vo पता करना है। थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, ये जो va प्लस vd बाई 2 था, क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको? ध्यान से देखो तो इट इज इक्वल टू va प्लस vb, ठीक है, vb प्लस vc, जस्ट ए मिनट, vb प्लस vc, vc प्लस vd। अब उसको ऐसे करो, ये चीज को माइनस करो, देखो तो क्या ये vb कैंसिल हो गया? हाँ, vc कैंसिल हो गया, va प्लस vd बाई 2 है, दिस बाई 2, देखो vb माइनस vb, यहाँ पर माइनस vc प्लस vc कैंसिल हो जाएगा, va प्लस vd बाई 2। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सेम एज va प्लस vb बाई 2 माइनस vb प्लस vc बाई 2 प्लस vc प्लस vd बाई 2। इट इज v1 माइनस v2 प्लस v3। तो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी इज v1 माइनस v2 प्लस v3। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो टिपिकल क्वेश्चन है, तो
इजी आंसर है, लेकिन दिमाग तुरंत स्ट्राइक नहीं करेगा जब करेंगे एग्जाम में। तो आंसर याद रखना, अगर 3 कंजिक्यूटिव डिस्टेंसेस पे इक्वल हो नॉन अनइक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज वेलोसिटीज आर v1 v2 एंड v3, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v3 माइनस v2। ठीक है, हाँ, प्रोवाइडेड इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का इक्वेशन को यूज करते हुए अभी ढेर सारे क्वेश्चंस देखे टू जस्ट अंडरस्टैंड द इक्वेशंस। चलिए अब देखते हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। When I say vertical motion under gravity, I mean the only force coming into play is gravitational force. There is no other force. Vertical motion under gravity मतलब कोई चीज ग्रेविटी में अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, मतलब फ्री फॉल में है। कोई बॉडी फ्री फॉल में है कब कहते हैं? जब उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं है। A body is said to fall towards earth under free fall अगर उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है, वो क्या है? उसका वेट है mg, कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो हम फ्री फॉल कहेंगे। फ्री फॉल का मतलब नहीं कि कोई चीज सिर्फ ऐसे गिरेगा। कोई चीज को हम ऐसे ऊपर फेंक दिए उसको भी हम फ्री फॉल कहेंगे। कोई चीज को अगर हम ऐसे फेंक दिए, ऐसे करके गिर रहा है, तब भी हम इसको फ्री फॉल कहेंगे। समझ में आ रहा है? फ्री फॉल मतलब द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेविटी। हाँ, तो ये भी हुआ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ये भी वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, बट दिस इज नॉट ए वर्टिकल मोशन, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन मैं बताने की कोशिश किया कि फ्री फॉल का मतलब क्या है। इफ ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज इट्स वेट, तो हम फोर्स दो मोशन को कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल। और आप जानते हो कि फ्री फॉल में कोई बॉडी का वेट 0 होता है, तो ये सारा केसेस में बॉडी का वेट 0 होगा। Anyway, we'll see to it later. देखेंगे हम लोग आज इवनिंग वाले क्लास में। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में हम एक्सीलरेशन क्या ले लेंगे g, जिसका वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसा है एक्सीलरेशन? फोर्स बाय मास, फोर्स इज mg, मास इज m, फोर्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो ये g का डायरेक्शन कैसे हुआ? डाउनवर्ड हुआ, ये याद रखना। अब कोई साइन कन्वेंशन भी हम यूज कर लेंगे। जब हम कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं, ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन, या तो उसका वेलोसिटी अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। मान लो यहाँ से कोई चीज फेंके, वो आके यहाँ पे गिरा, तो जब वो यहाँ पे था डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड था, यहाँ पे था डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड था, कभी वेलोसिटी अपवर्ड था, कभी वेलोसिटी डाउनवर्ड था। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज फोर्स बाय मास, फोर्स इज mg, वो की डाउनवर्ड है, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। कहने का मतलब है जो v u a s ये सारा क्वांटिटीज है, ये या तो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। ऐसा केसेस में हम अपवर्ड वेक्टर को समथिंग j कैप लिखते हैं और डाउनवर्ड वेक्टर को समथिंग माइनस j कैप लिखते हैं, कन्वेंशनल y एक्सिस को लेके। तो यहाँ पर माइनस j कैप बार बार लिखने की जरूरत नहीं, चलो लेते हैं कि अपवर्ड वेक्टर को पॉजिटिव ले लेते हैं। अपवर्ड मतलब लेंगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड वेक्टर को ले लेंगे नेगेटिव। सारा डाउनवर्ड वेक्टर को नेगेटिव ले लेंगे। चलिए हम एक केस लेते हैं, केस 1, सिंपल सा केस है। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अप विथ, कोई बॉल को ऊपर फेंका गया है, कितना वेलोसिटी में? विथ u0। तो यहाँ पर ये बॉल ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये फिर से वापस आएगा, ऐसे करके गिरेगा। नहीं, 2-3 चीजें याद रखना है इसके बारे में। पहला हुआ कि ये जो मोशन है, इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी। क्यों? थ्रू आउट द मोशन हर जगह g बराबर है, एक्सीलरेशन बराबर है। कितना? g, एंड दैट टू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा, तो ये क्या हो गया? इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन।
कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये ऊपर जाते वक्त स्पीड घट रहा था, इट वाज इन रिटार्डेशन, नीचे आते वक्त एक्सीलरेट कर रहा था क्योंकि स्पीड बढ़ रहा था। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे हुआ? हम पहले भी बता चुके हैं, कोई बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है कब कहते हैं? जब उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सीलरेशन क्यों होता है? इज इट बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? नो नो नो, बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो एक्सीलरेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। जब ये बॉडी को फेंके, ऊपर गया, नीचे आया, ड्यूरिंग द एंटायर मोशन, चाहे वो यहाँ पर था या फिर यहाँ पर था, उसके ऊपर एक ही फोर्स आ रहा था mg, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स कांस्टेंट हुआ तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया। सो इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में आपको याद रखना है कि अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल। अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन सिमेट्रिकल, मतलब ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होता है नीचे आते वक्त एग्जैक्टली वही सब होता है। ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होता है नीचे आते वक्त वही सब होता है। अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल। ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मतलब यहाँ से जब जा रहा था, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते मान लो उसका वेलोसिटी v था, तो यहाँ पर आते आते उसका स्पीड v ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर t सेकंड लगा तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी t सेकंड लगेगा। सब कुछ सिमेट्रिकल है। ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होगा नीचे आते वक्त एग्जैक्टली वही सब होगा। ठीक है, कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं और छोटे छोटे फॉर्मूला डेवलप करते हैं। हमारा केस क्या है कि यहाँ से कोई चीज फेंका गया, ऊपर गया, नीचे आया। ये u0 वेलोसिटी में फेंका गया है। सपोज ये h ऊपर तक गया है और मान लो कि हम फेंके इक्वल टू t इक्वल टू 0 में और ये वापस गिरा एट t इक्वल टू t में। तो पहला निकालेंगे व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? क्या बता सकते हो ये कितना वेलोसिटी में नीचे गिरेगा? विथ व्हाट वेलोसिटी? u0 में फेंके तो u0 में ही गिरेगा, क्योंकि अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन सिमेट्रिकल है। यहाँ पर जो स्पीड होगा यहाँ पर भी वही स्पीड होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर भी वही वेलोसिटी होगा। ऊपर जाते वक्त पहला 1 सेकेंड में, इन फर्स्ट 1 सेकेंड जितना दूर जाएगा, नीचे आते वक्त लास्ट 1 सेकेंड में उतना ही दूर जाएगा। पहला 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पर गया तो लास्ट 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पर आएगा। मोशन इज सिमेट्रिकल। ये सिमेट्री को समझिए, जो भी क्वेश्चन आएगा 90% चांस है कि सिमेट्री के ऊपर आएगा। तो सिमेट्री को समझ जाओगे तो आपका काम जल्दी जल्दी बन जाएगा। हम लोग सिमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस को ही करेंगे आज, बाकी तो कैलकुलेशन हो ही रहता है, करेंगे उसको भी करेंगे। तो ये बात है। अगर मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ऐसा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो पहले आप पता करो कि कहाँ से कहाँ तक का मोशन देखना चाहते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से फेंके, यहाँ पे गिरा, सेम पॉइंट पे ही गिरेगा। समझाने के लिए बी को साइड में किया हूँ, तो ए से बी तक का मोशन। और देखो कि ये जो 2 पॉइंट आप फिक्स किए उसके बीच में क्या क्या मोशन पैरामीटर्स मालूम है। यस, इनिशियल वेलोसिटी दिया है u0, अपवर्ड है, अपवर्ड होने से हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी दिया नहीं है लेकिन हमें जानकारी है कि नीचे की तरफ होगा u0, डाउनवर्ड u0 तो लिखेंगे माइनस u0। एक्सीलरेशन ये तो फोर्स बाय मास होता है और फोर्स इज mg जो कि डाउनवर्ड है, तो एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो विल राइट इट माइनस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अरे जहां से गया वहीं पे गिर गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है। टाइम पता करना है, आप s इक्वल टू ut प्लस RT स्क्वायर कर सकते हो या v इक्वल टू u प्लस at कर सकते हो। उसमें से आपको मिलेगा t इक्वल टू 2u0 बाई g। कितना सिंपल है, v इक्वल टू u प्लस at कर दो, यू विल गेट इट। और अगर मैं आपको कहता हूं कि बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, कितना ऊपर तक जाएगा? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड तरीका क्या है? तरीका ये है कि कितना ऊपर तक जाएगा, मतलब A से C तक की बात चल रहा है। कितनी ऊपर तक जाएगा?
तो पहले तय कर लिए कि कहाँ से कहाँ तक का मोशन को देखना है, ए टू सी तक मोशन देखना है। क्या इसमें मुझे इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? हाँ, अपवर्ड था और पॉजिटिव था। क्या फाइनल वेलोसिटी मालूम है? फाइनल वेलोसिटी मतलब सी पे वेलोसिटी। सी पे वेलोसिटी क्या था? हाईएस्ट पॉइंट है तो वेलोसिटी 0 होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? अरे वही तो मालूम नहीं, निकालना है। लेकिन जो भी था अपवर्ड था। और टाइम पूरा ऊपर जाके नीचे आने का टोटल टाइम था 2u0/g। सिमेट्री कह रहा है कि ऊपर जाने के लिए आधा समय लगेगा, इट इज u0/g। और एक्सीलरेशन इट वाज -g। इतनी सारा डाटा दिया हुआ है, h निकालना है। आप चाहो तो h = ut + ½ कर सकते हो और v² = u² + 2h वाला फॉर्मूला डाल सकते हो। Either the formula will give rise to the same equation, h = u02/2g। निकालोगे तो ये ऐसे मिलेगा, h = u02/2g। ठीक है। तीसरा, distance moved during last second of downward motion is equal to, इसको हम यहां से फेंके, गया ऊपर आया नीचे, डाउनवर्ड मोशन का लास्ट सेकेंड मतलब यहां पर पहुंचा सपोज t = 9 पे, तो t = 8 से t = 9 में कितना दूर गया, ये गैप में लास्ट सेकेंड। तो मान लो कि लास्ट सेकेंड में ये इतना डिस्टेंस गया, दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। तो दैट इज सेम एज द डिस्टेंस मूव्ड इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। सिमेट्री है। डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग द first second of downward motion is same as distance moved during the last second of upward motion. First second of downward motion, first second of upward motion is same as last second of downward motion. Distance moved during last second of downward motion क्या हो जाएगा? It is same as this distance. ये क्या है? 1 सेकेंड में कितना ऊपर गया? ये टाइमिंग कितना है? 1 सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ut + ½ at²। अब u का वैल्यू तो u0 था, 1 सेकेंड था तो ये 1 हो गया, प्लस ½ a का वैल्यू लेंगे -g, t का वैल्यू लेंगे 1 का स्क्वायर, तो इट इज u - g/2। मतलब कोई चीज को अगर 50 मीटर पर सेकेंड में फेंक देते हैं, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लास्ट सेकेंड में कितना दूर जाएगा? 50 - g/2। g का वैल्यू 10 ले लेंगे तो 5 हो गया, 50 - 5 इज 45 मीटर। तो लास्ट सेकेंड में कितना जाएगा? इट इज u0 - g/2। वैल्यू याद रखना है आपको। चौथा हुआ ओवर डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन, जो ऊपर जा रहा था उसका लास्ट सेकेंड में कितना दूर जाएगा, ये मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए अगर 1 सेकेंड लगा, ये डिस्टेंस कितना है? द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज सेम एज द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन का पहला सेकेंड में उतना ही जाएगा जितना लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन में जा रहा है, ये जितना होगा ये उतना ही होगा। अब फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन में कितना जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यहां से गिनना शुरू किया है, और एक्सीलरेशन है g। 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? इट इज u इंटू u नहीं, इट इज 0 ut + ½ at² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें u का वैल्यू क्या है? 0। इट इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, तो ये बन गया 0 + ½ a की जगह अगर -g लिखेंगे, 1 का स्क्वायर इज -5 मीटर। ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या हो गया? इट इज डिस्प्लेसमेंट, और हमें डिस्टेंस पूछा है तो हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे।
तो इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि हम कितने भी वेलोसिटी से फेंकें, whatever may be the value of u0, the distance moved during the last second of upward motion is 5 meters. आप 30 मीटर पर सेकंड में फेंको या 50 मीटर पर सेकंड में फेंको, ऊपर जाते वक्त लास्ट सेकंड में कितना दूर जाएगा? 5 मीटर. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ थ्रो. आप कितने वेलोसिटी से फेंक रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है. वो पूछेंगे ऑन एन अननोन प्लैनेट when a particle was thrown vertically upward with 100 meter per second, the distance moved in the last second of upward motion was something like 8 meter per second. If it is thrown with 200 meter per second, what will be the distance moved during last second of upward motion? आपको वही 8 रहेगा. It is independent of u0. बात समझ में आया क्या? Yes. E. E में ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी. अरे ये तो सिंपल है. कोई चीज को फेंके, ऊपर गया, नीचे आया, जहां से गया था वहीं पे गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. बाय कुछ भी टाइम लगा तो ये बन गया 0. बट ओवरऑल एवरेज स्पीड इट इज नॉट 0 because it has gone a distance. कितना डिस्टेंस गया है? गया h, आया h. टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज 2h और इन ए टाइम ऑफ t सेकेंड्स. h का वैल्यू आपको मालूम है. h इज u0 स्क्वायर बाई 2g. t इज 2u0 बाई g. वैल्यू डालो तो इट विल बी कमिंग u0 बाई 2. तो when a ball is thrown vertically upward with a speed u0, the overall average velocity from ground to ground motion is u0 by 2. तो कोई भी टिपिकल केस को हम लोग ऐसे डील कर सकते हैं. साइन कन्वेंशन याद रखना है. दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद रखना है. केस 2, a particle was dropped from a height h. कोई पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया. ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानिए. ये डिस्टेंस h है और आपको पूछा गया है क्या होगा वेलोसिटी, कितने समय के बाद पहुंचेगा, ये सब पूछा गया. पहले टाइम निकालते हैं. टाइम ऑफ मोशन t. t कैसे निकालेंगे? आप जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन -g है क्योंकि वेट वाज डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ h है तो -h है और t निकालना है. h = ut प्लस हाफ टी स्क्वायर करिए. यहाँ से t का वैल्यू मिलेगा √2h/g. आपको याद रखना है. You have to remember this, that it is √2h/g. h = ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला डालिए, वहां से t निकालने की कोशिश करिए. ठीक है. वेलोसिटी एट ग्राउंड और स्पीड ऑफ रीचिंग ग्राउंड. ये जमीन पे पहुंचने का वेलोसिटी क्या है? जमीन पे पहुंचने का वेलोसिटी क्या हो गया? से इट इज v. अगेन आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सीलरेशन -g है, डिस्प्लेसमेंट -h है और फाइनल वेलोसिटी पता करना है. आप यूज करो v² = u² + 2s. uas दिया है, v पूछा है, v² = u² + 2s करोगे काम निपट जाएगा. मिलेगा v = √2gh. मोशन सिमेट्रिकल है. मोशन सिमेट्रिकल है का मतलब हुआ अगर यहाँ से कोई चीज गिरता है रेस से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पहुंचने के लिए टाइम लगता है t, वेलोसिटी होता है v, तो
यहां से अगर कोई चीज को v वेलोसिटी में ही फेंकेंगे, कितने में, √2gh में, तो ये कितना ऊपर तक जाएगा, वही हाइट तक जाएगा, वहां पर उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, और उसके बाद यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक जाने के लिए जितना समय लगा था, जाने के लिए उतना ही समय लगेगा। If something is thrown vertically upward with a velocity √2gh, after what time it will reach the highest point, that is √2h/g। मोशन सिमेट्रिकल है, ये आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात है, ये सिमिलर है। तो अगर हम पूछेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, तो आप क्या कहोगे, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, मतलब ये यहां से गिरेगा, लास्ट 1 सेकेंड में कितना जाएगा, अगर v में फेंके होते ऊपर की तरफ तो फास्ट 1 सेकेंड में जितना जाता, कितना जाता था, डिस्प्लेसमेंट द लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन was given by u0 minus g/2 where u0 was the velocity of throw। अगर आप v में फेंक रहे हो, सेम मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है, लास्ट सेकंड ऑफ मोशन में कितना दूर जाएगा, u से इज इक्वल टू v0 माइनस g/2, जबकि v0 का वैल्यू है √2gh minus g/2। If something falls from a height of h meters, what is the distance moved during last second of motion? It is √2gh minus g/2। क्या बातें समझ में आ रहा है? ये सारा फॉर्मूला को आपको यूज करना है। बुक में आपको डायरेक्टली ये सारे फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, बट यू मस्ट फील एंड रियलाइज। आई हैव सीन वो इतना घुमा घुमा के देते नहीं है, सिंपल क्वेश्चन देते हैं और वो सिमेट्री के ऊपर देते हैं, फिर भी ये फॉर्मूला याद रखने से कोई मुश्किल प्रॉब्लम को आप कर लोगे। ठीक है, अब सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल जनरल केसेस। पहला केस में हम नीचे से ऊपर फेंके, ऊपर से नीचे आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चीज को यहाँ से फेंके ऊपर गया और नीचे आया, तो इसके लिए मिला जुला एक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ऊपर फेंकने वाली मोशन था, यहाँ से यहाँ तक तो नीचे फेंकने वाली मोशन था। तो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, चलिए हम एक क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ए बॉल was thrown up, vertically up, from a roof of height 20 meters with a speed 15 मीटर पर सेकेंड। बस ये दिया गया है केस, आपको सारा चीज निकालना है इसमें। विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड में इसको फेंका गया है। कोई बॉल को ऊपर फेंक दिया किसी एक छत से, ये है वही छत जहां से कोई चीज को फेंका गया है। इसका हाइट है 20 मीटर। कोई बॉल को हम फेंके हैं 15 मीटर पर सेकेंड में, और पूछा ये ऐसा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो ये मोशन को एनालिसिस करना है। आके यहाँ पे गिरा और मान लेते हैं कि ये 20 मीटर है, दिया हुआ दिस हाइट इज 20 मीटर। लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर भी लिखेंगे। आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेस बैक टू रूफ लेवल, कितना समय के बाद, फेंकने की कितनी समय के बाद फिर से रूफ लेवल में पहुंचेगा, है? फिर से रूफ लेवल में पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा। यहाँ पर पहुंचने का टाइम, अरे आपको तो मालूम है
आंसर क्या हो जाएगा? द टाइम ऑफ फ्लाइट 2 u नॉट बाई जी वाला फॉर्मूला, तो इट इज 2 u नॉट कितना है 15, g को 10 ले लो, इट इज 3 सेकेंड्स। है ना, कितना समय के बाद वो रूफ लेवल में वापस पहुंचेगा। मतलब ये मोशन केस 1 वाला मोशन था, ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा? नहीं? अच्छा, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। व्हाट इज एवरेज स्पीड for its motion above roof, रूफ से ऊपर जो मोशन हुआ उसका एवरेज स्पीड क्या है? रूफ से ऊपर जो मोशन हुआ है, थोड़ा मोशन को ध्यान से देखो तो यहाँ से फेंके गया ऐसे, ये वाला मोशन की बात कर रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? u/2 था, तो यहाँ पर हम 15 में फेंकें तो आंसर हो जाएगा u0/2 is 15/2, that is 15/2, that is 7.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? क्या वो सारा फॉर्मूला आपको याद रह रहा है? तभी जाके आप कर पाओगे, नहीं तो कैसे होगा? सारा फॉर्मूला देख लो, सारा फॉर्मूला याद रख लो तो आप कर सकते हो। अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन वी आर कंटिन्यूइंग विथ C. For how much time its speed was less than 10 मीटर पर सेकेंड? कितने समय के लिए उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से कम था? यहाँ से छत से कोई चीज को फेंका गया, ऐसा गया, ऐसे गिरा, ये मोशन है। और यहाँ से फेंके थे हम 15 मीटर पर सेकेंड में। आप जानते हो कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा स्पीड घटने लगेगा। यहाँ पर कहीं उसका स्पीड होगा 10, और जब वापस आएगा यहाँ पर भी स्पीड होगा 10। कितने समय के लिए उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से कम था? लैंग्वेज को देख के डरने की कोई बात नहीं है। मतलब ये पॉइंट से ऊपर हर जगह स्पीड 10 से कम था, नहीं? तो ये जो पीरियड है, ये जो मोशन है, ये मोशन में उसका स्पीड हर जगह 10 से कम था। पूछा है कितने समय के लिए? अब देखो, कोई चीज को 10 में फेंकें, ऊपर जाके नीचे आने का समय जो है उतनी समय के लिए स्पीड 10 से कम था। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे आंसर में? इट इज 2 × 10/g, इट इज 2 सेकेंड्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जहां पर 10 मीटर पर सेकेंड हुआ स्पीड, उस पॉइंट से ऊपर हर जगह स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से कम था। मतलब यहां से अगर 10 मीटर पर सेकेंड में फेंकेंगे, ऊपर जाके यहां तक ही आने का समय कितना है? क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? यस। अब पूछा है with after what time its speed is 20 मीटर पर सेकेंड? कितनी समय के बाद उसका स्पीड होगा 20 मीटर पर सेकेंड? बड़ा इंटरेस्टिंग है। 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फेंके थे 15 में, वो भी छत के ऊपर से। तो 20 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है वो कहाँ पे होगा? छत से ऊपर होगा कि छत से नीचे होगा? ऑब्वियसली यहाँ से फेंके हैं 15 मीटर पर सेकेंड में, ऐसे जाएगा, स्पीड घटते घटते 0 हो जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, और गिरेगा, तभी जाके यहाँ पे कहीं 20 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब हमें ए से बी तक का टाइम पूछा गया है, तो आप कहोगे ए टू बी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी तो 15 था, वो भी अपवर्ड था, इसीलिए हम पॉजिटिवली। एक्सीलरेशन तो हरदम -g होता है, और यहाँ से यहाँ पर जब पहुंचा, क्या बता सकते हो वेलोसिटी हमें क्या लेना चाहिए? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो डाउनवर्ड है, तो क्या लिखेंगे? -20।
अरे बोलोगे, मुंह तो खोलोगे तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो मुंह स्मेल करेगा, कोई आपके बगल में बात नहीं करेगा। ठीक है, यू हैव टू ओपन योर माउथ एंड टेल, तब जाके आप इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ये हो गया, u हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, a हो गया -g और v हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। टाइम पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Which formula will work? V is equal to u plus at लगाओ और t निकालो। t is coming out to be कितना? It is coming out to be 3.5 seconds। क्या सुधांशु को भी समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज इट। 4 बीट हो गए। नेक्स्ट बीट with what speed it reaches ground। अब यहां से कोई चीज को ऊपर फेंके हैं, यहां पे आके गिरा, 20 मीटर हाइट से फेंके थे और 15 मीटर पर सेकंड में फेंके थे। तो पूछा है v कितना होगा बताओ। मतलब पूरा यहां से यहां तक का मोशन को देखना है। अगेन a to b मोशन। इनिशियल वेलोसिटी +15 क्योंकि अपवर्ड था। एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि हरदम डाउनवर्ड है। और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हमें कितना लिखना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट को यहां से यहां तक आया तो कितना मीटर आया? 20 मीटर आया। तो डिस्प्लेसमेंट को हमें क्या लिखना चाहिए? -20 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? यहां से यहां तक मतलब डाउनवर्ड। सो विल राइट -20 मीटर। और v पता करना है। क्या कोई रिलेशन यहीं पे जुगाड़ हुआ? UASV को लेके कोई रिलेशन है? हाँ है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, सबको मालूम है। चलो निकालते हैं v का वैल्यू। v निकलेगा तो मिलेगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये था थिंग्स रिलेटेड टू मोशन, फंडामेंटल थिंग्स। चलिए कुछ केसेस लेते हैं और सिमेट्री को यूज करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। मैं ज्यादा लंबा क्वेश्चन लिखना नहीं चाहता हूं, मैं ऐसा लिखना चाहता हूं। यहां से कोई चीज को u0 वेलोसिटी में ऊपर फेंका गया और वो गया ऐसे, गिरा ऐसे। दूसरे केस में सेम रूप से कोई चीज को u0 वेलोसिटी में नीचे फेंका गया, वो गिरा ऐसे। यहाँ पे जब गिरा उसका वेलोसिटी था v1, यहाँ पे था v2। लुक एट द क्वेश्चंस। पूछा है कि दोनों ही केस में से कौन सा केस में वेलोसिटी एट ग्राउंड विल बी मोर। ये हाइट h है। व्हाट इज मोर, v1 और v2? इसको केस चलो ए से मानते हैं। ये केस A है और ये केस B है। Now option number question number 1 in which case speed at ground is more। कौन सा केस में स्पीड ग्राउंड पे ज्यादा होगा? देखो यहां पर स्पीड u0 था, यहां पहुंचते पहुंचते v2 हुआ। अच्छा यहां पर स्पीड क्या था? यहां पर भी तो u0 ही था और यहां पहुंचते पहुंचते वही v2 होना चाहिए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा v1 विल बी इक्वल टू v2। दूसरा केस, इफ टाइम ऑफ मोशन
in the two cases are T1 and T2, find T1 minus T2। दोनों केस में टाइम ऑफ मोशन T1 और T2 है। मतलब इस केस में फेंके नीचे गिरा टाइम T1 के बाद, यहां पर नीचे गिरा टाइम T2 के बाद। बताओ T1 माइनस T2 क्या होगा? डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा जिनका दिमाग है वो भी कर लेंगे, थोड़ा सोच लीजिए। हाँ सोचो सोचो, देखो इसमें किरण थोड़ा ध्यान दो। देखो अगर इसको यहां से आने के लिए यहां तक T2 सेकंड लगा है भैया, तो यहां से यहां तक आने के लिए भी तो T2 सेकंड लगा होगा। इसका मतलब ये पूरा टाइम है T1, यहां से यहां तक T2, तो ये टाइमिंग T1 माइनस T2 तो यही है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? T1 माइनस T2 इज द टाइम फॉर व्हिच इट रिमेन्स अबव द रूफ। अगर U0 में फेंके अबव द रूफ कितने समय के लिए रहेगा? 2U0 बाई G। समझ में आया क्या? ये अच्छा 2U0 बाई G। बीट नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेट अस मेक इट क्वेश्चन नंबर 3। कोई चीज को यहां से फेंका गया और ये ऐसे गया और ऐसे आया। ये किसी छत की बगल से गुजर रहा था। जब वो इधर पहुंचा तब टाइम हुआ था T1, जब वो इधर पहुंचा तब टाइम हुआ था T2, तो जब इधर पहुंचा टाइम हुआ था T3, जब फेंका गया टाइम हुआ था 0। U0 वेलोसिटी में फेंकें, U0 वेलोसिटी में फेंकें। सीधा क्वेश्चन क्या करूं? अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो फिर से ठीक से थोड़ा बढ़िया से सेम चीज को लिख रहा हूं। मैं घुमा फिरा के नहीं लिख रहा हूं, जस्ट आई एम डूइंग द सेम फिगर अगेन, थोड़ा बड़ा करके, ताकि इसमें कुछ क्वेश्चंस में बना पाऊंगा। यहां से कोई चीज को फेंका गया, गया ऊपर आया नीचे, फेंका गया T = 0 में, गिरा T = T3 में। अब ये कोई छत की लेवल पे जब पहुंचा तब वेलोसिटी था T = T1, जब यहाँ पे वापस पहुंचा तब टाइम हुआ था T = T2, और ये दिया है U0। समझ में आया? थोड़ा मैं चलो ठीक है लिखते हैं। इन फिगर शोन छत का हाइट तो दिया नहीं है, यहाँ पर U0 वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी V है। फाइंड V, ये बिट नंबर 1 की बात चल रहा है। V क्या है बताओ? जब फेंके U0 में, ये यहाँ पर टाइम हुआ था T1, यहाँ पर टाइम हुआ था T2, नहीं तो V निकालने की ढेर सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। मतलब T = 0 में फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी U0 है, एक्सीलरेशन G डाउनवर्ड है, T1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगा, नहीं T1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगा। तो ये मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं, आप ध्यान से देखना। व्हिच वन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ V पूछेंगे तो आपको बता लेना चाहिए। अच्छा, पहला हुआ आंसर में V कैन बी अंडरस्टूड एज U + AT। अब U क्या है? शुरू में U0 था, ऊपर जाते वक्त -G था, और ये टाइम था T कितना था? T1 यहाँ पर, तो इट इज U0 - GT1 ऐसे करके दिया गया है। अगर आपको U0 दिया गया होगा तो चलिए मैं क्वेश्चन में U0 को भी मिटा देता हूँ और T3 को भी मिटा देता हूँ। यहाँ पर U0 पूछा नहीं है, मतलब पूछा है दिया नहीं है, ये T3 दिया नहीं है, ये भी पूछा है, तो फिर हम तो इसे नहीं निकाल सकते। कितना वेलोसिटी में फेंका नहीं दिया, U0 is not given, then you cannot find the velocity V at the roof level. But from the data T1 and T2, यहाँ से कोई चीज को कोई एक अननोन वेलोसिटी में फेंका गया है U0 में, और जब वो यहाँ पे पहुंचा टाइम T1 सेकंड हो चुका था,
फिर वापस पहुंचा, टाइम t2 सेकंड हो चुका था। पूछा है कि यहाँ पर स्पीड क्या था, v एट रूफ लेवल। अब क्या करें, देखो यहां तक आने के लिए लगा टाइम t1 है ना, और यहां से पूरा यहां तक आने के लिए लगा टाइम t2। तो क्या कहोगे, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा होगा, t2 माइनस t1। यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा है t1, यहां से घूम के यहां तक आने के लिए टाइम लगा है t2। तो यहां से यहां तक रूप से ऊपर कितने समय के लिए था, t1 माइनस t2 माइनस t1। दैट इज, अगर यहाँ पर स्पीड v है तो ऊपर जाके यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगता है, 2v/g। तो v का वैल्यू हो गया g t2 माइनस t1/2। तो आई वांट टू गेट ऑल आंसर्स इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2 ओनली। क्या मेरी बात समझ में आया? आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हेन a ball was thrown vertically upward, it reaches the roof level twice at t is equal to t1 second and at t is equal to t2 seconds. What was the velocity at the roof level? हाँ, तो वेलोसिटी था ये नहीं? अच्छा ठीक है। बिट नंबर 2 में फाइंड टोटल टाइम ऑफ मोशन, मतलब t3 पूछा गया है पूरा ऊपर जाके नीचे आने के लिए। टोटल टाइम ऑफ मोशन पूछा गया है। सोचो तो, टाइम ऑफ मोशन पता करना है हमें। अच्छा, यहां से यहां तक जाने के लिए लगा था t1, यहां से यहां तक आने के लिए t2, और यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगेगा, जाने के लिए लगा था t1 तो आने के लिए लगेगा t1। सिमेट्री है। तो टोटल टाइम कितना हुआ, यहां से यहां तक t2, यहां से यहां पर t1, तो आप कहोगे t3 इज इक्वल टू t2 प्लस t1। नीचे पहुंचेगा कितने समय के बाद, t2 प्लस t1 टाइम के बाद। समझ में आ रहा है? यस। बिट नंबर 3, फाइंड वेलोसिटी ऑफ थ्रो। वेलोसिटी ऑफ थ्रो, कितना वेलोसिटी में फेंका गया था, u0 पूछा गया है। अच्छा, आप जानते हो कि जो टोटल टाइम ऑफ मोशन है 2u0/g है, और वो कितना है, इट इज t2 प्लस t1। अभी तो निकाले, इसका मतलब u0 इज g इंटू t1 प्लस t2/2। देखो v क्या था, g इंटू t2 माइनस t1/2। अब u हो गया g इंटू t2 प्लस t1/2। क्या मेरी बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन में सोचो, अगर आपको समझ में आ रहा है, यहां से उसी बॉल को v वेलोसिटी में फेंकते, जितना वेलोसिटी यहाँ पे था, तो कितने समय के बाद नीचे गिरता। यहां से v वेलोसिटी में बॉल को फेंका गया होता, v क्या यहाँ पर वेलोसिटी, तो ये नीचे पहुंचता कितने समय के बाद। मतलब आपको पूछा गया यहां से यहां तक का टाइम कितना है, क्या कहोगे आप? ये है, यहां से यहां तक था t2 माइनस t1, और यहां से यहां तक है t1, तो यहां से v में फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा t2 टाइम में। ये दिमाग लगाना चाहिए, सिमेट्री है। समझ में आया? अच्छा, तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए नंबर 4, a ball thrown vertically up, a ball thrown vertically up, moves equal distances in third and fifth second. Bit number 1,
व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। तो बॉल को ऊपर फेंका गया है, वो इक्वल डिस्टेंस जाता है ड्यूरिंग द 3rd एंड 5th सेकेंड। सोचो यहाँ से कोई बॉल को हम फेंके, कितने में मालूम नहीं, गया ये ऊपर आया नीचे, 3rd सेकेंड में जितना दूर गया, मतलब ये मान लो कि डिस्टेंस मूव इन 3rd सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा होगा, 1 सेकेंड। ये 3rd सेकेंड बोल रहा है कि 5th सेकेंड में भी हो ही गया। ऊपर जाते वक्त यहाँ पर 1 सेकेंड में जितना गया है, नीचे आते वक्त कौन सा 1 सेकेंड में उतना ही गया होगा, यही 1 सेकेंड में। सिमेट्रिकल मोशन है, मतलब ये अगर 3rd सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस हुआ, तो ये 5th सेकेंड का डिस्टेंस हुआ। 3rd सेकेंड किसको कहते हैं? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 फर्स्ट सेकेंड, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकेंड सेकेंड, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 होता है 3rd सेकेंड। ये t इक्वल टू 2 है, ये t इक्वल टू 3 है। सिमिलरली 5th सेकेंड होगा t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? नाउ 4th सेकेंड किसको कहेंगे? t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4, मतलब यहां से यहां तक, अरे जहां था वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट 4th सेकेंड में t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4 में सेम लेवल में था, तो आंसर हो जाएगा 0। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी 0, क्योंकि t इक्वल टू 3 में जहां था, t इक्वल टू 4 में भी वहीं पे ही था, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। चलिए अब निकालते हैं कि आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेस ग्राउंड, ये जमीन पे पहुंचेगा वापस कितनी समय के बाद, कितनी समय के बाद ये ग्राउंड पे पहुंचेगा। इट रीचेस ग्राउंड, कितनी समय के बाद ये जमीन पे पहुंचेगा। कब पहुंचेगा यहाँ पे भाई? देखो यहां से यहां तक जाने के लिए 2 सेकेंड लगा है, तो यहां से यहां तक आने के लिए 2 सेकेंड लगेगा। यहां पर था t इक्वल टू 5 पे, तो यहां पे पहुंचेगा t इक्वल टू 7 पे, तो आंसर हो गया 7 सेकेंड। समझ में आ रहा है? हाँ, अब तो आप लोग बता दोगे कि व्हाट वाज वेलोसिटी ऑफ थ्रो, कितनी वेलोसिटी में फेंके होंगे। ये u0 क्या था? आप कहोगे कितने वेलोसिटी में फेंके मालूम नहीं है, लेकिन 2u0/g इज 7, ऊपर जाके नीचे आने के लिए 7 सेकंड लगा, तो u0 हो गया 35 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? 35 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ऐसे ऐसे वेराइटी क्वेश्चन दिखेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, ये चीज भी आप कर सकते हो, इसे वेरी टिपिकल क्वेश्चन आजकल आने लगा है। ये अगर कोई चीज को यहां से u0 वेलोसिटी से फेंकते हैं और ये ऊपर जाता है, नीचे गिरता है एट टाइम t इक्वल टू t1, सेम चीज को यहां से अगर u0 वेलोसिटी में फेंकते हैं, चलो नीचे पहुंचता है एट ए टाइम t इक्वल टू t2, अगर ये चीज को हम यहां से ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, नीचे पहुंचेगा कितनी समय पे? याद रखो रूट ओवर ऑफ t1 t2, ठीक है, टाइम लगेगा रूट ओवर ऑफ t1 t2। कर सकते हैं आप, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। इसमें हम u पता कर लिए थे, v पता कर लिए थे, u और v मालूम था, ये किए थे ना ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये अभी थोड़ी देर पहले किए थे क्वेश्चन में। u क्या है, v क्या है, देखो v पता चल गया है,
यहाँ पर v पता चल गया है, यहाँ पर u पता चल गया है, आपको यहाँ पर v मालूम है, u मालूम है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as करके आप h पता कर सकते हो। h क्या होगा, h मिल जाएगा। तो फिर यहाँ से कोई चीज गिराओगे तो कितना समय लगेगा, रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी लगेगा। और उससे आपको पता चल जाएगा कितना, कि द वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी रूट ओवर ऑफ t1 t2। ये एक टिपिकल चीज है, सिमिलर चीजें वहां पर स्किप हो गया तो बता दिए। यहाँ पर क्या ये चीज समझ में आया? छत से u0 स्पीड में ऊपर फेंके, नीचे गिरा t1 टाइम पे। छत से u0 स्पीड में नीचे फेंके, गिरा नीचे t2 टाइम पे। अगर छत से ड्रॉप कर दिए होते तो नीचे गिरता आफ्टर ए टाइम t1 रूट ओवर ऑफ t1 t2। ये है। लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि ये चीज इस केस में भी एप्लीकेबल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर हम कहेंगे कोई चीज को u0 वेलोसिटी में थीटा एंगल में ऊपर फेंके, टाइम लगा t1। कोई चीज को u0 वेलोसिटी में थीटा एंगल में नीचे की तरफ फेंके तो टाइम लगा t2। तो फिर ड्रॉप कर देंगे तो टाइम लगेगा u इज इक्वल टू 0 में ड्रॉप कर देंगे तो टाइम लगेगा रूट ओवर ऑफ t1 t2। हो सकता है कभी दोबारा बताने के लिए मौका नहीं मिलेगा, तो यू मस्ट रिमेंबर। यहाँ से ऊपर की तरफ फेंके u0 में तो गिरा t1 टाइम पे, नीचे की तरफ फेंके u0 में विथ एट एन एंगल थीटा, गिरा t2 टाइम पे। तो u0 में ड्रॉप कर देंगे, इट इज u इक्वल टू 0 में ड्रॉप कर देंगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हुए उसको गिरा देंगे तो नीचे पहुंचेगा रूट ओवर ऑफ t1 t2। खैर, दूसरा इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपको याद रखना है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत सारे इंटरेस्ट में आ चुका है। ठीक है, इसमें और भी एक बीट है जो हमें देखना है। पहला मैं क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझाऊं। ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। It was stopped momentarily, stopped after time t1 when it has moved a distance h। Upon release, it takes further time t2 to reach ground। ठीक है, ग्राउंड पहुंचने के लिए उसको t2 टाइम लगा फर्दर, मतलब टोटल टाइम क्या लगा t1 प्लस t2। पहला बीट क्या पूछा है? पहला बीट पूछा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच टाइम इट वुड टेक how much time it would take to reach ground if not stopped on the way। दूसरा बीट है for what value of h or h by h the total time of motion is maximum। मतलब t1 t2 जो मिला, t1 प्लस t2 मैक्सिमम होगा h का वैल्यू क्या लेने से। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज मैक्सिमम। टिपिकल क्वेश्चन है,
समझा तो दूंगा, आंसर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो बनेगा, लेकिन एंट्रेंस में आया है, you'll get in your previous year questions, तो इसलिए आंसर बता रहे। ये हुआ केस स्टडी। क्या दिया है? दिया है कि यहां से कोई चीज को गिराया गया, जब सीधे नीचे गिराया गया तो पहुंचने के लिए टाइम लगा उसको t सेकेंड्स, लेकिन कितना हाइट से गिर रहा था? h हाइट से गिर रहा था। अगर हम इसको कुछ h हाइट में रोक देते हैं और कितना समय लगता है यहां तक आने के लिए? t1, फिर से छोड़ देते हैं तो यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगता है t2। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा? h माइनस h। सीधा गिरता है, टाइम लेता है t, रुक रुक के गिरा तो लिया टाइम t1 प्लस t2। t1 t2 दिया हुआ है, t पूछा है। बिट नंबर 1 में t1 is root over of 2h by g, something is falling from a height h, और h is half g t1 का स्क्वायर। सिमिलरली t2 is root over of 2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h माइनस h बाय g, इसका मतलब h माइनस h हो गया g t2 स्क्वायर बाई 2। हाँ, सो h क्या हो गया? और ये पूरा टाइम लगता है t सीधा आने से, t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h बाई g, मतलब h का वैल्यू हो गया हाफ g t स्क्वायर। तीनों का वैल्यू मालूम है, स्मॉल h इज हाफ g t1 स्क्वायर, h माइनस h इज हाफ g t2 स्क्वायर, कैपिटल H इज हाफ g t स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ो तो आप कहोगे h माइनस h, h प्लस h माइनस h इज इक्वल टू h। वैल्यू डाल दीजिए, हाफ g t स्क्वायर, ये हाफ g t2 स्क्वायर, ये हाफ g t1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, हाफ g कैंसल्स आउट, यू फाइंड t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, और t इज रूट ओवर ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम कितना लगा अभी उसको? t1 प्लस t2। h डिस्टेंस आने के बाद रोके थे, h का वैल्यू क्या होना चाहिए कि टाइम रीचिंग विल बी मैक्सिमम। मान लो h का वैल्यू 0 हुआ, नहीं, h का वैल्यू 0 हुआ मतलब यहीं से छोड़ दिया गया सीधा, तो टाइम लगेगा रूट ओवर ऑफ, और टाइम लगेगा कैपिटल T। अगर h का वैल्यू कैपिटल H के बराबर हुआ मतलब पूरा यहाँ पे ग्राउंड के पास रोके, छोड़े तो तुरंत पहुंच गया, टाइम लगेगा वही कैपिटल T। बीच में कहीं जोड़ रहे हैं तो ज्यादा समय लग रहा है, कहां पर उसको बीच में रोकेंगे कि मैक्सिमम होगा टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ मोशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, अभी जो टोटल टाइम ऑफ मोशन हुआ है वो हाफ जी t1 स्क्वायर प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर हुआ है, और टाइम लगा था ये, और ये बिट नंबर 2 में टोटल टाइम क्या लगा है? t1 प्लस t2 which is root over of 2h by g plus root over of 2h minus h by g। ये टाइम मैक्सिमम होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h? चलो ये टाइम को कहते हैं t0। फॉर मैक्सिमम t0 dt0 by dh must be equal to 0। तो ये क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएट करो, मत करो, याद रखो कि h आएगा h by 2। When h is equal to h by 2, t0 will be maximum। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ मोशन विल बी मैक्सिमम अगर उसको बीच में रोका जाता है तो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो कोई भी चैप्टर में आप काइनेमेटिक्स में देखोगे ना, हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। मेरा काम है कि कुछ क्वेश्चन करने के बहाने आपकी फंडामेंटल को जागृत किया जाए, ताकि आप बुक से करोगे न्यूमेरिकल तो बनेगा। यू आर गिवन सो मेनी क्वेश्चंस। नाउ मोशन इन वन डायमेंशन का जितना क्वेश्चन है दोनों का आप
कंप्लीट कर लीजिए इन द मटेरियल जो दिया गया है, और एज वेल एज इन द बुक, दोनों को कंप्लीट कर लीजिए एंड वी शैल हैव ए टेस्ट ऑन इट। यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास, the beginning of the class, or you can post doubts early before so that I can clarify them in the class। अगर छोटे मोटे डाउट है तो मैं वहीं पे ओरली बता दूंगा, और प्लीज आस्क योर डाउट्स इन ग्रुप, नॉट इंडिविजुअली और इन प्राइवेट चैट्स, तो ताकि आपकी जो मेरा जो मेहनत है, आपका जो मेहनत है दूसरों को मदद नहीं पहुंचा रहा है। पोस्ट योर डाउट्स इन द ग्रुप, तो उसमें मैं सोल्यूशन दूंगा, और अगर ओरल सोल्यूशन देना मुश्किल है तो मैं ऑन बोर्ड आपको सोल्यूशन करके दिखा दूंगा यहाँ पर क्लास में, ठीक है। तो इसके बाद हमें पढ़ना चाहिए मोशन इन 2 डायमेंशन, फिर फॉलोड बाय रिलेटिव मोशन। मोशन इन 2 डायमेंशन मेरे ख्याल से आप लोग पेटल मोशन की मोस्टली जानते हो और वो पढ़ चुके हो आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा फॉर्मूला उसका देख लेंगे और न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।